हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये है साउंड का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैं 2 पार्ट और ले चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और आप पिछली वीडियोस देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, और हम पढ़ेंगे इको के बारे में, और हम पढ़ेंगे फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड वाइब्रेशंस के बारे में। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। मीन्स अभी हम साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शन देखेंगे। सो बेसिकली रिफ्लेक्शन होता क्या है साउंड वेव्स का। मीन्स साउंड वेव्स किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या उनकी कंडीशंस होती हैं, और इससे रिलेटेड कुछ अच्छे टॉपिक्स अभी हम देखने वाले हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स होता क्या है। सो बेसिकली द रिटर्निंग बैक ऑफ द साउंड वेव ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस सच एज मेटल शीट एज इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मीन्स जब साउंड मूव कर रहा है तो मीन्स अब जैसे हम बोल रहे हैं तो ये साउंड की वेव्स निकल रही हैं और ये ट्रैवल करती हैं और किसी के ईयर्स तक पहुंचती हैं और ऑब्जर्वर को सुनाई देता है। सो बेसिकली ये जब किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करता है उसका स्ट्राइक करता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है। तो द रिटर्निंग बैक ऑफ द साउंड वेव ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस सच एस मेटल शीट इज़ नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जिस तरीके से हमने लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा था, सेम इसी तरीके से साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। सो बेसिकली सेम प्रोसेस है, साउंड का भी रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम होता है जिस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। बट लाइट के रिफ्लेक्शन में हमें क्या स्मूथ सरफेस चाहिए था, बट यहाँ पे हमें स्मूथ सरफेस की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव है वो बिना स्मूथ सरफेस के भी हो जाता है। और बस इसकी एक कंडीशन होती है। इसकी बेसिकली कंडीशन क्या होती है कि जो इज़ डेट द साइज़ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग 1 मिनट that the size of the reflecting surface must be bigger than the wavelength of the sound wave। देखिए जितनी भी वेवलेंथ है साउंड वेव की, बेसिकली जिस पे वो रिफ्लेक्ट होने जा रहा है, बेसिकली उसका जो वो होने चाहिए साइज़ होगा वो ज़्यादा होने चाहिए वेवलेंथ के, तभी ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अकर होगा। सो द ओनली कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज़ डेट द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी बिगर देन दी। सिर्फ बेसिकली एक ही कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो साइज़ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बड़ा होने चाहिए वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव के। सो बेसिकली यही इसमें एक कंडीशन है जिसको ये फॉलो करना चाहिए। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स में हमें स्मूथ और शाइनी सरफेस की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली ये था इसका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। नेक्स्ट है इको। इको क्या होता है। इको बेसिकली ये होता है, जब आपने देखा होगा जब हम पहाड़ या हिल एरिया में जाते हैं, जब हम हिल्स पे जाते हैं तो बेसिकली जब हम कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो बेसिकली जब हम शांत हो जाते हैं तो बेसिकली जो साउंड होता है वो वापस लौट कर आता है। मीन्स आपने कभी देखा होगा कि अगर आप किसी माउंटेन पे हैं या हिल पे हैं तो आप जब उस पर कोई आवाज़ देते हैं तो बेसिकली वो आवाज़ वापस लौट कर आती है। तो बेसिकली हम उसी फिनोमिना को कहते हैं इको। तो इको बेसिकली एक फिनोमेना है। तो ये फिनोमेना बेसिकली डिपेंड है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। मीन्स ये जो इको है वो बेसिकली डिपेंड है। मीन्स ये कहाँ से आया, ये बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से आया। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं होता तो बेसिकली ये भी नहीं होता। तो इको इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अराइविंग एट द लिसनर समटाइम आफ्टर द डायरेक्ट साउंड। द इकोज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉटम ऑफ वेल बाय बिल्डिंग बाय द बॉल्स और एन एनक्लोज्ड रूम और एन एम्प्टी रूम। देखिए इको क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव होता है जो लिसनर पे तब आता है जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स साउंड प्रोड्यूस किया और फिर उसके बाद वो साउंड वापस लौट कर आता है, बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से आता है। एंड जो इसी को हम कहते हैं इको। और ये इको के एग्जांपल्स क्या हैं, आपने एक देखा हो खाली कुआं है, अगर मान लीजिए खाली वेल है तो अगर हम उसमें भी चिल्लाते हैं तो बेसिकली वो जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो बेसिकली वो साउंड भी वापस लौट कर आता है। और या फिर बाय वॉल्स ऑफ एन एनक्लोज्ड रूम। मीन्स अगर हम खाली कमरे में भी आवाज़ करते हैं तो वापस लौट कर आती है, मीन्स आवाज़ गूंजती है। और एक अगर खाली कमरा है तो उसमें भी इस तरीके के फिनोमेना आपको देखने को मिलते हैं। बट इसमें भी एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली आपने इसमें ये जो लिखा है एम्प्टी रूम, मीन्स बेसिकली जो ये आपने देखा होगा कि जब भी एक खाली कमरे में हम आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं तो आवाज़ वापस लौट कर आती है, बट वो जो
फिनोमेना है वो रिवर्बरेशन है, वो इको नहीं है। इको तब होता है जब हम अपना जो ओरिजिनल साउंड है वो बंद हो जाता है और फिर उसके बाद जो हमने साउंड प्रोड्यूस किया है वो फिर रिफ्लेक्शन के तौर पे वापस आता है। सो बेसिकली इको इज़ हर्ड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड इज़ स्टॉप्ड। मीन्स जब ओरिजिनल साउंड स्टॉप हो जाएगा तब इको हमें सुनाई देता है। इफ़ ओरिजिनल साउंड इज़ एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड आर हर्ड एट द सेम टाइम, मीन्स आपने यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस किया और आपको वहीं पे ही आपको आपकी आवाज़ के साथ साथ वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन साउंड भी सुनाई दे रहा है, तो ये आप इको नहीं है, इसे हम इको नहीं कहते, इसे हम रिवर्बरेशन कहते हैं। सो इको इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अराइविंग एट द लिसनर आफ्टर द डायरेक्ट साउंड। इको इज़ हर्ड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड इज स्टॉप्ड। इफ़ ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड आर हर्ड एट द सेम टाइम दैन इट इज़ नॉट एन इको। फिर हम उसको कहते हैं रिवर्बरेशन। सो बेसिकली ये था इको। अब हम देखते हैं इको की कुछ कंडीशंस हैं जिससे हम फॉलो करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि इको प्रोड्यूस हुआ है। सो देखिए, द साइज ऑफ एन ऑब्स्टिकल और अ रिफ्लेक्टर मस्ट बी एज लार्ज एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट साउंड। ये तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, और रिफ्लेक्शन नहीं होगा फिर उसके बाद हम जब रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो इको का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये प्रोड्यूस होगा। सो ये जो पहली कंडीशन है ये तो कंडीशन है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, और ये इको बेसिकली डिपेंड करता है, मीन्स इको का जो बेसिक है, मीन्स इको जिस पे इको का जो फिनोमेना है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। और मान लीजिए अगर तो बेसिकली ये कंडीशन तो फुलफ़िल होना चाहिए तभी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा, फिर जाके इको प्रोड्यूस होगा। सो बेसिकली ये जो पहली कंडीशन है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है ये इको के लिए भी है और ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए भी है। सेकेंड कंडीशन है द डिस्टेंस बिटवीन अ सोर्स ऑफ अ साउंड एंड द रिफ्लेक्टर शुड बी एटलीस्ट 17 मीटर। अगर आपको इको सुनना है तो बेसिकली जो डिस्टेंस है, मीन्स जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ पे साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, बेसिकली उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 17 मीटर का होना चाहिए। अब 17 ही मीटर का ही क्यों होना चाहिए मैं भी आपको ये फॉर्मूले से बताऊँगा जिसमें आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। सो अभी मैं आपको ये मतलब फॉर्मूले से समझा दूंगा कि ये 17 मीटर ये सॉल्व होने पे आता है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा जब मैं आपको इसकी जो फॉर्मूला है मैं आपको बताऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा। और थर्ड जो इसकी कंडीशन है, द इंटेंसिटी एंड द लाउडनेस ऑफ द साउंड शुड बी सफिशिएंट दैट द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचिंग द ईयर शुड बी ऑडिबल। द ओरिजिनल साउंड शुड बी ऑफ शॉर्ट। इंटेंसिटी और लाउडनेस होनी चाहिए वो सफिशिएंट होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि अगर वो रिफ्लेक्शन हो जाए उसके बाद भी वो हमें सुनाई दे इको प्रोड्यूस करने के लिए। सो ये बेसिकली इसकी 3 कंडीशन है और मैं 17 मीटर अभी आपको बताता हूँ। सो ये बेसिकली इसकी 3 कंडीशन है, आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। देखिए अब मैं आपको एक्सप्रेशन बताता हूँ इको के लिए जिससे आपको 17 मीटर भी सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए, इफ़ डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टिकल, मीन्स देखिए जहाँ से ऑब्जर्वर क्या है जो सुन रहा है और ऑब्स्टिकल जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीन्स इन दोनों के बीच में अगर ये डिस्टेंस है वो हमने डी मान लिया, एंड वी क्या है स्पीड ऑफ साउंड है, एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड टू रीच द ऑब्स्टिकल इज़ 2d। देखिए मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्स्टिकल है, तो मान लीजिए इस ऑब्जर्वर ने साउंड प्रोड्यूस किया, तो साउंड कैसे ट्रेवल करेगा अगर इसको इको सुनना है, मीन्स पहले इसने साउंड प्रोड्यूस किया तो ये साउंड गया ऑब्स्टिकल से रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए आ गया, तो मीन्स सेम साउंड ने 2 बार पाथ फॉलो किया, पहले इस तरफ एंड सेकंड इस तरफ, तो मीन्स इसने 2 बार साउंड ट्रैवल किया, साउंड ने मीन्स 2 बार ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2d, क्योंकि एक तरफ का जब d है तो दोनों तरफ का 2d हो गया। सो हम जानते हैं टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस यहाँ पे हो गया 2d और स्पीड है वो है v, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो d कुछ आता है vt अपॉन 2। सो आप इसमें ये रखिए वैल्यूज़, देखिए अगर हम v रखते हैं 340 मीटर पर सेकंड, v 340 मीटर पर सेकंड कैसे, ये इसकी रहती है जैसे लाइट की फिक्स रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसी तरीके से जो लाइट की फिक्स है कि इसी तरीके से साउंड की भी फिक्स रहती है 340 मीटर पर सेकंड, बट इसकी फ्लक्चुएट करती है, मीन्स कुछ इसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, मीन्स क्योंकि जो एयर में रहती है तो बेसिकली इसकी जो रेंज होती है स्पीड की वो होती है 330 बेसिकली, बट हम यहाँ पे 340 ले लेते हैं क्योंकि जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो इसमें ये डिस्टेंस देखिए
by putting t is equals to 0.1 सेकेंड एंड v is equals to 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, देन आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस आएगा वो 17 मीटर का आएगा. So to hear an echo distinctly, the reflected surface in air should be at a minimum distance of 17 meter from the listener. If the distance is less than 17 meter, the reflected sound will reach the ears before the original sound dies out. मीन्स अगर ये 17 मीटर नहीं है तो अगर मान लीजिए आपने बोलना मीन्स ये जो साउंड का प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं मीन्स अगर उनसे ओरिजिनल साउंड है वो ख़त्म ही नहीं हुआ और इतने में हम मतलब बोल रहे हैं ओरिजिनल साउंड अभी बंद नहीं हुआ और तब हमें इको सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है दिस मीन्स दैट इन एयर एंड इको इज़ नॉट हर्ड. मीन्स ये इको नहीं है इफ़ द रिफ्लेक्टर इज़ एट अ डिस्टेंस लेस देन 17 मीटर. अगर रिफ्लेक्टर और ऑब्जर्वर के बीच में 17 मीटर का डिस्टेंस नहीं है तो बेसिकली वो इको नहीं होगा. एंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द साउंड गेट्स प्रोलॉन्ग्ड. दिस इफेक्ट इज़ नोन एज रिवर्बरेशन. मीन्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि आवाज़ गूंज रही है, तो जो आवाज़ गूंजना कहते हैं उसी को बेसिकली कहते हैं, उसी को कहते हैं हम रिवर्बरेशन. ये आपको बेसिकली जो ये एम्प्टी रूम्स होते हैं आपको उसमें ये सुनाई देती है कि अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो उसमें जो आवाज़ होती है वो हमें रिवर्बरेशन होते हुए दिखाई देती है. मीन्स उसमें आवाज़ गूंजती है जिसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन. So it can be experienced in tombs like Taj Mahal, सिकंदरा and Red Fort etc. So basically ये था इको और मैं आपको बता ही चुका हूँ ये 17 मीटर कैसे आया है और ये अगर 17 मीटर से कम हुआ तो बेसिकली साउंड हमें रिवर्बरेशन सुनाई देगा, हमें इको सुनाई नहीं देगा और उसका प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं होगा जिसकी वजह से हमें रिवर्बरेशन सुनाई देगा. सो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन. मीन्स वो वाइब्रेशन जो अकर हो रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्सेस. मीन्स मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है और हम उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं एक्सटर्नली, फिर भी वो वाइब्रेट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो वाइब्रेशन बेसिकली नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन है. और ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो किस फ्रिक्वेंसी से हो रहे हैं, तो ये बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से हो रहे हैं. सो इसको जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम बेसिकली कहते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी. मीन्स बॉडी में हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया और बेसिकली बॉडी फिर भी वाइब्रेट कर रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. अब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स मीन्स हम बार बार कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगा रहे हैं. मीन्स हर एक पर्टिकुलर टाइम पे हम उसे एक फ़ोर्स नहीं दे रहे हैं और फिर भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, वो भी जो उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ, और उस फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी और नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहते हैं. और ये जो वाइब्रेशन होते हैं उसे कहते हैं हम नेचुरल वाइब्रेशन. और इसे हम फ्री वाइब्रेशन भी कहते हैं. फ्री वाइब्रेशन इसलिए क्योंकि हम इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बॉडी बिल्कुल फ्री है, उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. मैं आपको इसको डायग्राम बताता हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगा. सो एग्जाम्पल 1 देखिए. सो एग्जाम्पल 1 क्या है, इफ़ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. आपने पेंडुलम तो देखे होंगे. सो जो बॉब होता है नीचे जो घूमता है बेसिकली इज़ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन. मीन्स हमने उसे उसकी मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो आप देख सकते हैं कि वो वाइब्रेट करने लगे विद इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी विच इज़ डिटरमाइंड बाय द लेंथ एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस. मीन्स हम उसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है. डिफरेंट पेंडुलम्स हैविंग डिफरेंट लेंथ्स विल विथ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज. मीन्स हर एक मटेरियल की एक अलग नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है. हम ये नहीं कह सकते कि अगर इस पेंडुलम की कुछ एक्स अगर मान लीजिए फ्रिक्वेंसी है तो सबकी एक्स होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये सारे पेंडुलम्स की या फिर हर एक मटेरियल की अलग अलग होगी. अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर on the surface where acceleration due to gravity is 9 point has a natural frequency of 0.5 Hz. मीन्स बेसिकली जो पेंडुलम होता है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेसिकली वो 9.8 हैगी, क्योंकि जो अर्थ होती है उस पर 9.8 ही रहती है और इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी हैगी सॉल्व होने पर 0.5 हर्ट्ज़ आएगी. सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेसिकली अगर मान लीजिए ये पेंडुलम है एक और इस पेंडुलम का मीन्स ये इसकी ये ओरिजिनल पोजीशन रही होगी. सो हमने इसे क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन में और हमने इसे छोड़ दिया. तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एयर नहीं है तो मीन्स बेसिकली वैक्यूम में है तो ये अपने फ्री वाइब्रेशन इस तरीके से रोटेट होने लगेगा और इस तरीके से ये
वाइब्रेट करने लगेगा और इस पर हम कोई फोर्स भी नहीं लगा रहे हैं। मीन्स तभी मैंने इसे कहा कि इसे आप वैक्यूम में रखिए, क्योंकि वैक्यूम में एयर भी नहीं होगी और एयर नहीं होगी तो बेसिकली इस पर एयर का रेजिस्टिव फोर्स भी नहीं लगेगा। तो ये हमेशा फ्री वाइब्रेशन से इस तरीके से रोटेट होती रहेगी। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ फ्री वाइब्रेशंस का, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट करने लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये है व्हेन अ ट्यूनिंग फॉग। ट्यूनिंग फॉग क्या होता है? बेसिकली इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मीन्स इस तरीके का सब्सटेंस होता है जो कि मेटल का होता है, जो स्ट्रक अगेंस्ट अ हार्ड रबर। मीन्स अगर हम इसको अगर हम हार्ड रबर पे स्ट्रक करते हैं, मारते हैं, तो ये क्या होता है? वाइब्रेट करने लगता है नेचुरल फ्रिक्वेंसी से। द वाइब्रेशंस फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एयर विच व्हेन रीच आवर ईयर्स साउंड इज़ हर्ड। दिस साउंड इज़ ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी। मीन्स ये अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है। तो बेसिकली इस तरीके का कुछ रहता है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली जब हम इसे स्ट्रक करते हैं तो ये जो दोनों मैंने मार्क करे हैं, बेसिकली जो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेंगे। और ये भी एक एग्जांपल हुआ फ्री वाइब्रेशंस का। अब हम नेचर देखते हैं। नेचर क्या होता है फ्री वाइब्रेशंस का? जो इसमें एम्पलीट्यूड होता है और जो फ्रिक्वेंसी होती है फ्रीली वाइब्रेटिंग बॉडी की, वो कांस्टेंट रहती है। मीन्स इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। मीन्स इसका मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, आपको ये आप इसका एक ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ में देखिए जो ये एम्पलीट्यूड है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं ये सारी जो वेव हैं वो प्लस ए पोजीशन पे मीट कर रहे हैं। मीन्स ये जो यही तो होता है इसका एम्पलीट्यूड। मीन्स ये अपनी मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुए। तो ये आप मान सकते हैं यहाँ पे 0 लिखा ये है कि मेन पोजीशन। तो मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट है सारी वेव्स का वो इक्वल है। तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। मीन्स हर एक टाइम में ये सेम वाइब्रेशन कर रही होगी। मीन्स अगर मान लीजिए 1 सेकंड में 1 वाइब्रेशन हो रहा है तो हर 1 सेकंड में 1 ही होगा। फिर ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में 2 हो जाएँ। मीन्स ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। वंस अ बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इट शुड कंटिन्यू विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड द सेम फ्रीक्वेंसी फॉर एवर। मीन्स ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी से करते हैं तो मीन्स इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगता है। बेसिकली जब हम इसे एक बार ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है और जो फ्रिक्वेंसी होता है वो अनंत काल तक के लिए, ये समझ लीजिए, ये फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। और इस पर ये कभी भी स्टॉप नहीं होंगे वाइब्रेशन। ये तब स्टॉप होंगे जब इस पर कोई फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। मीन्स अगर मान लीजिए हम कोई स्पेस में ले जाके एक पेंडुलम है या एक मटेरियल है जिसको हमने वाइब्रेट करने पे रख दिया, मीन्स हमने उसे वाइब्रेशन में सेट कर दिया, तो वो हमेशा वाइब्रेशन में सेट रहेगा। मीन्स क्योंकि वैक्यूम में वहाँ पे हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है और ये जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है वो बेसिकली अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है, जिसको हम कहते हैं फ्री वाइब्रेशंस। द एम्पलीट्यूड विल रिमेन कॉन्स्टेंट ओनली इफ़ देयर इज़ नो सराउंडिंग मीडियम। मीन्स मैंने अभी आपसे कहा कि वैक्यूम में इसलिए क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टिव फोर्स भी नहीं होगा। मीन्स एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स है वो भी नहीं होगा, इसलिए एम्पलीट्यूड सेम रहेंगे। एंड द सराउंडिंग मीडियम ऑफर्स रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन टू द मोशन। मीन्स यही जो मैंने बताया आपको कि एयर है वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है। सो द वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यूसली लूजेज एनर्जी ड्यू टू विच द एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेज। बेसिकली इसके चक्कर में मीन्स ये जो रेजिस्टिव फोर्स है इसकी वजह से क्या है, एनर्जी डिक्रीज़ होगी और एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज़ होगा। इसलिए हम ये जो फ्री वाइब्रेशन का फिनोमेना है वो हम इस ऐसी जगह पे देख सकते हैं जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स नहीं लग रहा है। देयरफॉर द वाइब्रेशन और अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन अकर इन वैक्यूम। ये जो अकर हो सकता है ये बेसिकली वैक्यूम में ही अकर हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स नहीं होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रियलाइज सच वाइब्रेशंस इन प्रैक्टिस। मीन्स हम रियल लाइफ में, मीन्स हम डेली लाइफ में इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह पे एयर या कुछ ना कुछ रेजिस्टिव फोर्स होता है जो कि इसे रोकना चाहता है। ये इसका आप देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है बेसिकली, ये इसका ग्राफ है। 1 मिनट, हाँ, तो आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, ये इसका ग्राफ है, आप इसमें देख सकते हैं इसमें एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी सब सेम है। ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है फ्री वाइब्रेशंस का और ये बहुत बार पूछा जाता है और इसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। अब चल नेक्स्ट है डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होते हैं? द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट
इसी से ही ये डिफरेंट होती है फ्री वाइब्रेशन से। मींस इसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो डिक्रीजिंग होते हैं, मींस ये टाइम के रिस्पेक्ट में ये डिक्रीज़ होते जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन होते हैं वो रेजिस्टिव फोर्स के प्रेजेंस में होते हैं। तो अगर रेजिस्टिव फोर्स है तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी डिक्रीज़ होता जाएगा, और इसी वाइब्रेशन को हम बेसिकली कहते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। सो बेसिकली इसका जो नेचर होता है वो नेचर कैसा होता है, इसके जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो सराउंडिंग मीडियम में होता है, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो एक रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है टाइम के रिस्पेक्ट में। द फ्रिक्शनल फोर्स एट एनी इंस्टेंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। मीन्स अगर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी की, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। एंड एज अ रिजल्ट द वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यूसली लूजेज एनर्जी इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मीन्स ये अपनी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है इसकी वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, और इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होने लगता है, और कुछ समय बाद ये सारी एनर्जी अपनी लॉस कर देता है, जिसकी वजह से जो मोशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। सो इसमें क्या है, एक एम्पलीट्यूड, एक मोशन होता है, वाइब्रेटिंग मोशन होता है, तो ये होता है रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में, और रेजिस्टिव फोर्स क्या करता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये जो एम्पलीट्यूड की एनर्जी है वो उसी में ही उनसे लड़ने में ही निकल जाती है, और ये पूरी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। और जब पूरी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है तो एट द एंड क्या होता है कि अपनी सारी एनर्जी ये खो देता है, लॉस्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो मोशन होता है बॉडी का, मीन्स जो वाइब्रेशंस होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं और वाइब्रेशन रुक जाते हैं। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। अ बॉडी फ्री टू वाइब्रेट इन अ मीडियम सच एज एयर। मीन्स एक बॉडी है जो वाइब्रेट कर सकती है, जिसकी टेंडेंसी है किसी भी मीडियम में वाइब्रेट करने की। व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, मीन्स उसकी रेस्ट पोजीशन से जैसे ही हमने उसे डिस्टर्ब किया तो वो एक डैम्प्ड वाइब्रेशन फॉलो करने लगेगी। क्यों करने लगेगी डैम्प्ड वाइब्रेशन? बिकॉज वो एक मीडियम में है और मीडियम में एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो जा रही है, और जब हम इसे कुछ समय बाद इसकी पूरी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, और पूरी जब एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी तो ये स्टॉप हो जाएगा। इसके एग्जांपल क्या है? व्हेन अ स्लिम ब्रांच ऑफ अ ट्री इज पुल्ड एंड देन रिलीज्ड। मीन्स अगर मान लीजिए एक छोटी सी अगर पेड़ की एक ब्रांच है, अगर हम उसको हिलाएंगे तो बेसिकली वो, या फिर हम उसे खींचेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि वो एक हिलने लगती है और कुछ समय बाद वो स्टॉप हो जाती है। अ ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेटिंग इन एयर। मीन्स पिछले अभी एग्जांपल्स में हम ट्यूनिंग फॉक को वैक्यूम में वाइब्रेट कर रहे थे, बट अब हम उसे एयर में वाइब्रेट करेंगे तो वो कुछ समय बाद रुक जाएगा। सेम इसी तरीके से सिंपल पेंडुलम के लिए भी है। सिंपल पेंडुलम को भी अगर हम एयर में वाइब्रेट करेंगे तो कुछ समय बाद वो भी रुक जाएगा और डैम्प्ड वाइब्रेशन फॉलो करेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बेसिकली नेक्स्ट हैगा वो है डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड डैम्प्ड। अभी हमने फ्री वाइब्रेशन पढ़ा और हमने डैम्प्ड वाइब्रेशन पढ़ लिया है, तो इनमें डिफरेंस है, ये बहुत पूछा जाता है, तो बेसिकली आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग होगी। सो फ्री वाइब्रेशंस में एम्पलीट्यूड क्या होते हैं? ये निरंतर काल तक के लिए चलते रहते हैं। मीन्स इसमें ये रुकते नहीं हैं, ना इनमें कोई रेजिस्टिव फोर्स लगता है। ये अगर ये एक बार वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया तो ये हमेशा के लिए वाइब्रेट करते रहेंगे। और डैम्प्ड वाइब्रेशन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें रेजिस्टिव फोर्स होता है, तो एम्पलीट्यूड की जो एनर्जी होती है, मीन्स जो वेव की एनर्जी होती है वो इसी से ही, फ्रिक्शनल फोर्स से ही ओवरकम करने में निकल जाती है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद जो वाइब्रेशन होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। फ्री वाइब्रेशंस में कोई भी लॉस नहीं होता है एनर्जी का, क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स ही नहीं है, बल्कि इसमें रेजिस्टिव फोर्स से ओवरकम करने के लिए इसमें एनर्जी लॉस हो जाती है, और इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है वाइब्रेटिंग बॉडी पे, और इसमें जो बॉडी वाइब्रेट करती है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से करती है। और बल्कि डैम्प्ड वाइब्रेशन में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स लगता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है और यहाँ पर बॉडी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करती। एंड फोर्थ है द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट इक्वल टू इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी। मीन्स जो फ्रिक्वेंसी होती है वाइब्रेटिंग बॉडी की वो इक्वल हो जाती है नेचुरल फ्रिक्वेंसी की, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली सेम फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगती है। और बेसिकली डैम्प्ड वाइब्रेशन में उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है बेसिकली वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से कम होती है। सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज लेस दैन इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट है फोर्स्ड वाइब्रेशन।
तो व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स विद अ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दैट ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। मीन्स देखिए, एक बॉडी होगी जिसको हमने एक मीडियम में ले गया और हमने उसे मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, तो वो वाइब्रेट करने लगेगी। बट वाइब्रेट तो करने लगेगी, बट वो अब डैम्प्ड वाइब्रेशन करेगी, क्योंकि जो मीडियम है उसमें एयर है या कुछ भी मटेरियल है या कुछ भी मीडियम है, तो बेसिकली उसमें क्या है, एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। बट क्या है, हम उसमें पीरियोडिक फोर्स देते रहें। अब ये डैम्प्ड वाइब्रेशन नहीं है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें पीरियोडिक फोर्स देते रह रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। मीन्स हम हर एक 5 सेकंड में हम उसमें एक फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स हर एक 10 सेकंड में कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स इस तरीके से हम कोई भी एक पीरियोडिक टाइम के बाद हम उस पर एक फ़ोर्स अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन है वो रुकते नहीं हैं। तो वाइब्रेशन रुकते नहीं हैं, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की, वो फ्रीक्वेंसी होती है जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी इन्हीं वाइब्रेशंस की होगी। इसलिए हम इसे कहते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। मीन्स हम इसमें फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सटर्नली, मीन्स हम इसमें जो वाइब्रेशन है उसको हम रुकने नहीं दे रहे हैं, और हम इसमें टाइम टू टाइम इसमें वाइब्रेशन के लिए हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो। सो नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। सो रेजोनेंस क्या होता है, ये एक स्पेशल केस है फोर्स्ड वाइब्रेशन का। फोर्स्ड वाइब्रेशन में हम क्या करते थे कि एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स लगाते थे और बॉडी वाइब्रेट करती थी, पर जब जो एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, जो बॉडी होगी वो रेडली बिगिंस टू वाइब्रेट विथ एन इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड। क्योंकि फोर्स्ड वाइब्रेशन में हम सब जानते हैं जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, मीन्स बहुत ही कम एम्पलीट्यूड होता है। बट जब हम एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं और वो फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, सो क्या होता है, ये जो बॉडी होती है वो इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगती है, और इसी केस को हम कहते हैं रेजोनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिएगा, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हम एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, तो जो बॉडी होती है वो बहुत ही इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगती है। सो इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। ये रहा डिफरेंस बिटवीन फोर्स्ड एंड रेजोनेंस वाइब्रेशन। द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी अंडर द एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मीन्स फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या होता था कि बॉडी वाइब्रेट करती थी, पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होती थी। बट जो रेजोनेंट वाइब्रेशन है, इसमें क्या है, जो पीरियोडिक एक्सटर्नली फोर्स हम लगा तो रहे हैं, बट जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है। मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और जिसको हम कहते हैं रेजोनेंट वाइब्रेशन। और इसमें जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बट जो इसमें एम्पलीट्यूड होते हैं वो लार्ज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है। एंड द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर नॉट इन द फेज विद द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एंड द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर इन द फेज विद द एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स। मीन्स जो वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी हैं वो फेज में नहीं होते। मीन्स जिस तरीके से हम यहाँ पे एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, सेम उसी एम्पलीट्यूड, सेम उसी फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन यहाँ पे नहीं होते, बल्कि और रेजोनेंट वाइब्रेशन में क्या है, जिस फ्रीक्वेंसी जिस एम्पलीट्यूड का हम फोर्स लगा रहे हैं, सेम उसी फ्रीक्वेंसी और उसी एम्पलीट्यूड का हमें वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ये था इसका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है, दीज वाइब्रेशन लास्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम आफ्टर द पीरियोडिक फोर्स हैज़ सीज्ड टू एक्ट। मीन्स अगर हम टाइम टू टाइम इसमें अगर फोर्स नहीं लगाएं तो क्या होगा, ये वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएंगे। बट इसमें क्या है, हमने इसमें फोर्स तो लगाया, बट वो फोर्स हमने ऐसा लगाया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है। इक्वल किसके, इक्वल है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। सो इसमें जो हमने ये फोर्स लगाया उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। फिर उसके बाद हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, और फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्योंकि बॉडी तो वैसे भी अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें अब हमें फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे।